सुचीता ऑफिस के बाद आरू को लेने स्कूल पहुंची। उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आने वाली आरुषि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सुचीता को देखते ही अटेंडेंट ने दवा देते हुए कहा, मैडम, आज आरुषि दर्द की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये दवा दी है। आप इस दवा को दिन में 2 बार दो, इस दवा को दिन में 3 बार देना। मुझे फ़ोन कर दिया होता, हो सकता है ना मिला हो इसलिए डॉक्टर को बुलाकर दिखाया हो। ओके, डॉक्टर का रिसिप्ट? डॉक्टर ने रिसिप्ट नहीं दिया, सिर्फ ये दवा दी है। सुचिता ने सोचा शायद इससे रिसिप्ट कहीं खो गई होगी, अतः झूठ बोल रही है। फिर उसने मन ही मन स्कूल प्रशासन को धन्यवाद दिया। नाम के अनुरूप काम भी है, सोचकर संतुष्टि की सांस ली। आरुषि को किस कर गोद में उठाकर कार तक ले गई। आरुषि कार में बैठते ही सो गई। कैसी भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसकी। स्कूल तो 2 बजे ही बंद हो जाता है, पर घर में किसी के ना होने के कारण उसे आरुषि को स्कूल के क्रैच में ही छोड़ना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि एक छोटी सी बच्ची पर कहीं ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक और मानसिक बोझ तो नहीं पड़ रहा है, पर करे भी तो क्या करे। अपने अपने कार्य क्षेत्र में बिजी होने के कारण ना तो उसके और ना ही अमर के माता पिता का लगातार उनके साथ रहना संभव है। बस एक ही उपाय है कि वह जॉब छोड़ दे, पर उसे लगता है कि अगर जॉब छोड़ देगी तो फिर पता नहीं ऐसी जॉब मिले या ना मिले। घर आकर सुचिता ने आरुषि को जगाने की कोशिश की। ना जागने पर सुचिता ने उसे ये सोचकर गोद में उठा लिया कि शायद उसे दर्द से अभी आराम मिला हो, इसलिए गहरी नींद में सो रही है। रात को आरुषि ने खाना भी नहीं खाया। रात में वह बुदबुदाने लगी। उसकी बुदबुदाहट सुनकर सुचिता की नींद खुल गई। उसे थपथपाने लगी तो पाया कि उसे तेज बुखार है। नींद में ही सुचिता ने उसे दवा दे दी। दवा खाते ही वह पुनः बुदबुदाई, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, पनिशमेंट मत दो अंकल, मुझे पनिशमेंट मत दो। सुचिता समझ नहीं पा रही थी कि आरुषि ऐसा क्यों कह रही है। क्या उसे किसी ने पनिश किया? पर क्यों? क्या उसका दर्द इसी वजह से है? आरुषि की दशा देखकर उसने दूसरे दिन छुट्टी लेने का फैसला कर लिया, वरना पहले कभी कभी ऐसी ही स्थितियों में उसमें और अमर में झगड़ा हो जाता था, बिना ये सोचे समझे कि उनके इस वाद विवाद का उस मासूम पर क्या असर होता होगा। दूसरे दिन आरुषि सुबह 10 बजे के लगभग उठी। उठते ही वह सुचिता से चिपक कर रोने लगी और फिर रोते रोते ही उसने कहा, मम्मा, मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों आरू बेटा, क्या आपसे स्कूल में किसी ने कुछ कहा? उसने हैरानी से पूछा। बस मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, स्कूल तो हर बच्चे को जाना पड़ता है। मैंने कहा ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कहते हुए वह फफक फफक कर रो पड़ी। ठीक है, रो मत आरू बेटा, जब आप स्कूल जाना चाहो तभी भेजूंगी। सुचिता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल स्कूल जाकर टीचर से बात करूंगी। ना जाने ऐसा क्या घटित हुआ इस लड़की के साथ कि हमेशा स्कूल जाने के लिए ललायित रहने वाली लड़की स्कूल ही नहीं जाना चाह रही है। फिर नींद में पनिशमेंट पनिशमेंट कह रही थी। सोचकर मन को सांत्वना दी। सुचिता आरुषि को नाश्ता कराकर उसके कपड़े बदलने लगी तो उसकी पैंटी में खून के निशान देखकर चौंक गई कि 6 वर्ष की उम्र में पीरियड। दर्द की वजह से वह पैर भी जमीन पर ठीक से नहीं रख पा रही थी। सुचिता की कुछ समझ में नहीं आया तो उसे डॉक्टर विभा के पास ले जाना उचित समझा। डॉक्टर विभा ने उसे चेक करने के बाद कहा, ओह नो। क्या हुआ डॉक्टर? सुचिता आरू के साथ दुष्कर्म हुआ है। डॉक्टर विभा ने उसे अलग ले जाकर बताया। दुष्कर्म? पर कहाँ और कैसे? कल तो स्कूल के अलावा ये कहीं गई ही नहीं है। डॉक्टर विभा की बात सुनकर सुचिता ने चौंक कर कहा, सुचिता, ये मेरा अनुमान नहीं हकीकत है। क्या? कहकर वह अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई कि क्या हो गया है इन नर्व पिशाचों को। एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। एक नन्ही बच्ची में भी उसे सिर्फ स्त्री शरीर नजर आई। मन क्यों नहीं कांपा इस मासूम के साथ बुरा काम करते हुए। इंसानियत को तार तार करने वाले इंसान के रूप में वह हैवान है। तभी उसे याद आया आरुषि का नींद में बड़बड़ाना कि प्लीज़ अंकल, मुझे पनिश मत करो। सुचिता, संभालो स्वयं को, तुम बिखर गई तो बच्ची को कौन संभालेगा? हमें वस्तु स्थिति का पता लगाना होगा। डॉक्टर विभा बोली।
सुचिता ने आरुषि की ओर तड़प कर देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह मासूम चुपचाप डॉक्टर की बातों से अनजान उनकी ओर देखे जा रही थी। आखिर डॉक्टर विभा ने उससे पूछा, बेटा आपको चोट कैसे लगी? आरुषि को चुप देखकर सुचिता ने डॉक्टर विभा का सवाल दोहराते हुए पुनः पूछा, आरुषि बेटा, डॉक्टर आंटी की बात का उत्तर दो, तुम्हें चोट कैसे लगी? मम्मा, मैं नहीं बता सकती वरना मुझे डांट पड़ेगी। पर क्यों? मैम ने कहा कि अगर तुम घर में किसी को बताओगी तो तुम्हें अपने मम्मी पापा की भी डांट सुननी पड़ेगी। आपने गलती की है, आप एक गंदी लड़की हो इसलिए आपको पनिशमेंट मिला है। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। बेटा आप हमें बताओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर विभा के बार बार पूछे जाने पर आरुषि ने सच्चाई उगल दी। सच्चाई सुनकर सुचिता और डॉक्टर विभा अवाक रह गई। एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का ऐसा अमानवीय व्यवहार। सुचिता तुम उस राक्षस के खिलाफ केस दायर करो, उसके खिलाफ गवाही मैं दूंगी। मैंने अपने मोबाइल पर आरुषि का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। कहते हुए डॉक्टर विभा के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। डॉक्टर विभा के साथ ने सुचिता को आत्मबल प्रदान किया, पर क्या ऐसा करना सही होगा? कहीं यह बात समाज में फैल गई तो आरुषि का जीना दूभर ना हो जाए। हमारे समाज में लड़कों के 1000 खून माफ़ है, पर लड़की के आंचल पर लगा एक छोटा धब्बा भी उसके पूरे जीवन पर कालिख पोत देता है। आरुषि पर इस घटना का बुरा असर ना पड़े, इसलिए सुचिता ने आरुषि के सोने के बाद ही अमर को इस घटना के बारे में बताने का निश्चय किया। अमर यह सुनते ही भड़क गया। टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, कठिन से कठिन सज़ा दिलवाकर ही रहूँगा। शांत अमर शांत, तुम्हारी जैसी ही बात मेरे भी दिमाग में आई थी, पर अगर हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं तो क्या समाज की उंगली हमारे ऊपर नहीं उठेगी? हो सकता है लोग बच्ची का जीना भी दूभर कर दें। शायद तुम्हारा कहना ठीक हो, पर ऐसा करके क्या हम गुनहगार को मनमानी करने की छूट नहीं देंगे? आज हमारी बेटी उसकी हवस का शिकार हुई है, कल ना जाने कितनों को वह हर्षी अपने हवस का शिकार बनाएगा। इस सोच ने अंततः हमें अपने अंतःकवच से बाहर आने के लिए प्रेरित किया तथा हमने एफआईआर दर्ज करवाई। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की डॉक्टर विभा की गवाही मजबूत सबूत बनी। बच्ची के आरोपी को पहचानने के बावजूद स्कूल प्रशासन इस आरोप को मान ही नहीं रहा था। मानता भी कैसे? उसकी अपनी साख पर जो बनाई थी। ये खबर आग की तरह फैली। मीडिया के साथ अन्य बच्चों के माता पिता ने उनकी आवाज़ को बल दिया, क्योंकि आज जो एक बच्ची के साथ हुआ है वह कल को किसी और की बच्ची के साथ भी तो हो सकता है। अंततः पुलिस ने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर महेश को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन यह खबर तमाम न्यूज़पेपर में प्रमुखता के साथ छपी। येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल में 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप। स्विमिंग करने के बाद स्विमिंग पूल के पास बने चैम्बर में बच्ची कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसके पीछे पीछे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर महेश भी चैम्बर में घुस गया तथा उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे डराते हुए उसके साथ जबरदस्ती की तथा किसी को न बताने की चेतावनी भी दी। बच्ची की क्लास टीचर ने जब उसे दहशत में देखा तो अनहोनी की आशंका से उसने उससे सवाल किया। उसके सवाल के जवाब में बच्ची को दर्द दर्द कहते हुए रोते देखकर क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाने को कहा। डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग कर दवा खाने को दे दी। इसके बाद टीचर ने उसे घर में किसी को कुछ भी ना बताने की चेतावनी देने के साथ ही ये भी कहा कि तुम गंदी लड़की हो इसलिए तुम्हें सज़ा दी गई। अगर तुम घर में बताओगी तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से भी डांट खानी पड़ेगी। पढ़कर सुचिता ने माथा पीट लिया। दंदनाती हुई अमर के पास गई तथा कहा, देखो न्यूज़पेपर पर सब जगह हमारी थू थू हो रही होगी। थू थू किस लिए? हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आप पुरुष हैं, शायद आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। एक लड़की के दामन पर लगा एक छोटा सा दाग भी उसे दुनिया में बदनाम कर देता है। तो क्या हम उस गुनहगार को ऐसे ही छोड़ दें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर मैं नहीं चाहती कि हमारी आरुषि का नाम दुनिया के सामने आए। नहीं आएगा, पर मैं अपराधी को सज़ा दिलवा कर रहूँगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है। वो तो ठीक है, पर इस सब में पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं अपनी बच्ची को
तिल तिल सुलगने नहीं दे सकती। आरुषि के मन मस्तिष्क से कड़वी यादें मिटाने के लिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। दूर? आप अपना तबादला करवा लीजिए। तबादला इतना आसान है क्या? आरू के जीवन से अधिक कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं करा सकते तो मैं अपने मैनेजमेंट से बात करती हूँ। मेरा हेड ऑफिस मुंबई में है। वहाँ की एक लड़की यहाँ आना चाह रही थी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में कोई परेशानी नहीं होगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 1 महीने के अंदर सुचिता का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। पहले मुंबई जाने से मना करने के कारण ऑफिस वालों की आंखों में सवाल झलके थे, पर फैमिली प्रॉब्लम का हवाला देकर उसने तबादला कर दिया। अमर ने भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया था। मुंबई में सुचिता आरुषि का ऑर्किड्स में एडमिशन करवाने के लिए गई। प्रिंसिपल ने उसके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को देखकर कहा, येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ कुछ दिन पहले स्कूल के स्टाफ के किसी कर्मचारी द्वारा एक बच्ची का दुष्कर्म हुआ था। हाँ मैम, मेरा यहाँ तबादला हो गया है। आपका स्कूल प्रसिद्ध है, इसलिए मैं इसका यहाँ एडमिशन कराना चाहती हूँ, उसने बिना घबराए जवाब दिया। क्योंकि उसे पता था कि ऐसे सवाल शायद आगे भी उठे, पर उसे विचलित नहीं होना है। गनीमत है कि आरुषि उसके साथ नहीं आई थी। उसे वह अपनी दोस्त सुधा के पास छोड़ आई थी। उसने सोचा था पहले स्वयं जाकर स्कूल प्रशासन से बात कर ले। पता नहीं एडमिशन होगा भी या नहीं। संयोग से हफ्ता भर पहले ही तबादले के कारण फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक स्थान खाली हुआ है। हम आरुषि को उसकी जगह ले लेंगे। आप फॉर्म भर दीजिए तथा कल से उसे स्कूल भेज दीजिए। थैंक यू मैम, सुचिता ने उठते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। मोस्ट वेलकम। सुधा उसकी बचपन की दोस्त थी। अक्सर वह उसे बुलाती रहती थी, अतः जैसे ही उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला उसने सबसे पहले उसे ही फ़ोन किया। उसने सुनते ही कहा, हमारी मुंबई में तुम्हारा स्वागत है। तुम सीधे मेरे पास ही आओगी। उसकी बेटी रिया ऑर्किड्स में पढ़ती थी, अतः उसने आरुषि का एडमिशन ऑर्किड्स में कराने का सुझाव दिया था। वैसे तो सुचिता की ननद संगीता भी मुंबई में रहती थी, पर एक तो उसका घर उसके ऑफिस से दूर था, वहीं उसे डर था अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई तो आरुषि का जीना हराम हो जाएगा। वह चलता फिरता अखबार है, उसके पेट में एक भी बात नहीं पसती। उसने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छा दोस्त अच्छा हमराज हो सकता है, जबकि रिश्तेदार बाल की खाल निकालने से बाज नहीं आते। अपने मन के इसी डर के कारण उसने उनके पास न जाकर सुधा के पास ही रुकना ठीक समझा। दूसरे दिन सुचिता आरुषि को स्कूल के लिए तैयार करने लगी तो उसने कहा, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। बेटा, स्कूल तो हर बच्चे को जाना होता है। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। घर में रहकर बोर नहीं हो जाओगी? स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, गेम होंगे और आपको अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ने को मिलेगी। आरुषि के चेहरे पर थोड़ी सहजता देखकर सुचिता ने पुनः कहा, रिया भी आपके साथ जाएगी क्या? वह भी मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ेगी? नहीं बेटा, पर वह आपके स्कूल में ही पढ़ती है। ओके मम्मा। रिया तुम तैयार हो गई? चलो मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ आती हूँ। आंटी मेरी बस आ रही होगी, आज मेरे साथ चलो। आरुषि भी कल से तुम्हारे साथ बस से आएगी जाएगी। आज उसकी फ़ीस जमा कर दूँगी। ओके आंटी। उस दिन सुचिता ने उन्हें स्कूल छोड़ दिया था। खुशी तो इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में आरुषि ने स्वयं को स्कूल में एडजस्ट कर लिया था। अब वह बिना आनाकानी किए स्कूल जाने लगी थी। रिया के साथ ने उसे पहले जैसी चंचल बना दिया था, पर फिर भी वह कभी कभी रात में डरते हुए उठकर बैठ जाती या नींद में बड़बड़ाती कि प्लीज़ अंकल मुझे पनिशमेंट मत दो, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। सुचिता समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अमर वैसे ही परेशान था। ऑफिस कोर्ट कचहरी, अभी सोच ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। उसके फ़ोन उठाते ही अमर ने कहा, सुचिता, स्कूल प्रशासन ने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर महेश को बर्खास्त कर दिया है तथा लॉयर ने कोर्ट में विशेष अर्जी देकर कोर्ट से मांग की है कि बच्ची की उम्र को देखते हुए बच्ची को कोर्ट न आने की अनुमति प्रदान की जाए। सिर्फ डॉक्टर विभा तथा उसके द्वारा आरुषि के रिकॉर्ड किए गए बयान को ही साक्ष्य मान लिया जाए। देखो क्या होता है। इसके साथ ही एक खुशखबरी और है, मेरे तबादले की अर्जी की मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। लिखित रूप में आदेश महीने भर में मिल जाना चाहिए। सुनकर सुचिता ने चैन की सांस ली। सज़ा तो वह भी उस दरिंदे को दिलवाना चाहती थी, पर उसकी
एक ही शर्त थी कि इस सब में आरुषि का नाम ना आए। वह नहीं चाहती थी कि वह बार बार उन पलों को जिए जिन्होंने उसके तन मन को घायल कर दिया है। आरुषि का निरंतर बड़बड़ाना सुचिता की रात की नींद तथा दिन का चैन खराब कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसके मन का डर समाप्त किया जाए। फिर उसने सोचा क्यों ना किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करे, पर सुधा के पास रहते हुए आरुषि को डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं था। ना जाने कितने सवाल उठते। इसी सोच के तहत उसने एक दिन सुधा से कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास रहते रहते, अब मैं चाहती हूँ अलग घर ले लूँ। अमर भी शायद अगले महीने तक आ जाए। तुम्हारे रहने से मुझे अच्छा लग रहा है। रिया भी आरुषि के साथ बहुत हिल मिल गई है, पर तुम्हारा कहना भी जायज़ है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व इसी अपार्टमेंट में एक घर खाली हुआ है, तुम देख लो, अगर पसंद आ जाए तो शिफ्ट कर लेना, पास भी रहोगी। सुचिता को वह घर पसंद आ गया और उसने वहीं शिफ्ट कर लिया। उसके इस फैसले से सुधा के साथ आरुषि और रिया भी यह सोचकर बेहद खुश थी कि उनका साथ नहीं छूटेगा। सुधा ने स्वयं यह कहकर उसके मन के बोझ को हल्का कर दिया था कि तुम आरुषि की चिंता मत करना, तुम्हारे ऑफिस से आने तक आरुषि मेरे पास ही रहेगी। सुचिता डॉक्टर राजीव से अपॉइंटमेंट लेकर पहले स्वयं उससे समस्या के बारे में डिस्कस करने गई। सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप बच्ची को लेकर कल इसी समय आ जाए। बच्ची कम उम्र की है, अतः हमें बहुत ही सावधानी से उसके डर को समाप्त करना होगा, पर मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। डॉक्टर, इसी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। दूसरे दिन सुचिता आरुषि को लेकर डॉक्टर राजीव के पास गई। डॉक्टर राजीव ने उसे देखकर कहा, स्वीट एंजल, व्हाट इज़ योर गुड नेम? आरुषि। आरुषि बेटा, आपकी मम्मा कह रही है कि आप पनिश मत करो, पनिश मत करो, गंदी लड़की कहते हुए अक्सर रात में उठकर बैठ जाती हैं। कौन आपको पनिश करता है? डॉक्टर की बात सुनकर आरुषि ने सुचिता की ओर देखा। डरो मत, डॉक्टर अंकल को सच सच बता दो। पर आपने तो बताने के लिए मना किया था। मना किया था बेटा, पर ये डॉक्टर अंकल है, इनको बताने से ये आपके डर को दूर कर देंगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, आपको किसी अंकल ने चोट पहुंचाई थी? बाद में उसने कहा कि आप गंदी लड़की हो, इसलिए आपको पनिश किया गया है। पर डॉक्टर अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। गंदी आप नहीं, वो अंकल हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई। फिर सपना मैडम ने ऐसा क्यों कहा कि तुम गंदी लड़की हो, इसलिए तुम्हें पनिश किया गया? तुम्हारी मैम ने गलत कहा। पर क्यों डॉक्टर अंकल? अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपनी किसी दोस्त को चोट पहुंचाती हो तो गंदा कौन हुआ? मैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह उस अंकल ने आपको चोट पहुंचाई तो गंदा काम उसने किया, ना कि आपने। फिर मम्मा किसी को बताने के लिए मना क्यों करती है? आपकी मम्मा ठीक कहती है, बुरी बातें जो हमें चोट पहुंचाती है उन्हें बार बार याद नहीं करना चाहिए। ओके अंकल। सुचिता जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ्ते फिर इसी समय, आई होप जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच अमर से पता चला कि येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल ने सीसीटीवी लगाने का निर्णय कर लिया है। सुनकर उसने मन ही मन सोचा, अब चाहे जो भी प्रबंध कर ले, आरुषि के साथ हुई घटना तो बदल नहीं जाएगी। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के पास लिखा स्लोगन, आप कैमरे की नज़र में हैं, उसे कैमरा कम कैमरा लगे होने का विज्ञापन अधिक नज़र आता था। केस की जिम्मेदारी लॉयर को सौंपकर महीने भर में ही अमर भी आ गया था। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अब सुचिता रोज़ आरुषि को होमवर्क कराते हुए उससे उसकी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछने लगी थी, ताकि उसे पता रहे कि वह स्कूल में किससे मिलजुल रही है, क्या कर रही है तथा कहाँ आती जाती है। डॉक्टर राजीव के ट्रीटमेंट तथा रिया के साथ के कारण आरुषि में काफ़ी बदलाव आ रहा था। क्लास में भी वह अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। आरुषि को खुश देखकर हम भी बेहद खुश थे। आखिर हमारी बच्ची उस दुःस्वप्न को भूलकर जीवन में आगे बढ़ रही थी। एक दिन शाम के समय हम सब बैठे टीवी देख रहे थे कि एकाएक आरुषि ने पूछा, मम्मा, दुष्कर्म क्या होता है? उसका सवाल सुनकर सुचिता और अमर चौंक के
ध्यान दिया तो पाया कि न्यूज़ चैनल से एक गैंग रेप की घटना को पूरे जोर शोर से दिखाया जा रहा था। अमर ने तुरंत चैनल चेंज कर दिया। मम्मा, दुष्कर्म क्या होता है? उसने पुनः अपना सवाल दोहराया। सुचिता, खाना लगा दो, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, अमर ने आरुषि का ध्यान हटाने के लिए कहा। ओके, कहकर वह उठ गई। आरुषि का बार बार सवाल पूछना उसे आतंकित करने लगा था, पर जवाब तो देना ही था। अंततः उसने कहा, जब कोई किसी को परेशान करता है तो उसे दुष्कर्म कहते हैं, जैसे उन अंकल ने मुझे किया था। नहीं बेटा, कहते हुए उसे सीने से लगा लिया। वह समझ गई थी कि आरुषि के मन का घाव अभी भरा नहीं है, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। पर इन टीवी वालों का क्या करे? इनकी तो कोई न्यूज़ इस तरह की घटनाओं के बिना समाप्त ही नहीं होती। नित्य ऐसी घटनाओं को देखकर उसे ना जाने ऐसा क्यों महसूस होने लगा था, जैसे कि हमारे समाज में चारों ओर अमानुष अपना डेरा जमाए हैं, जिन्होंने न केवल हमारा जीवन हराम कर रखा है बल्कि अराजकता ही फैला रखी है। अक्सर लड़कों के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है क्योंकि उनसे वंश चलता है, उन्हें समाज का रक्षक माना जाता है, पर संस्कार देने में कहाँ चूक हो जाती है, जो वे नर से राक्षस बन जाते हैं। अपनी माँ बहन समान नारियों पर दरिंदगी करते समय उनका मन उन्हें नहीं कचोटता। हम अपनी लड़कियों को तो ये ना करो वह ना करो के बंधन में बांधते हैं, पर लड़कों की क्यों नहीं? हमें अपने लड़कों को नैतिकता की शिक्षा देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक अपराध कम नहीं होंगे। इसके साथ ही अपनी लड़कियों को ऐसे शातिर अपराधियों से बचाने के उपाय भी बताने होंगे। सुचिता के मन के दर्द ने उसके दिल में ऐसी ऊहापोह मचा रखी थी कि उसके तन मन की शांति भंग हो गई थी। कहते हैं कड़वे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है, पर अगर अतीत बार बार दिल पर दस्तक दे तो इंसान क्या करे? घर बाहर का काम करने के बावजूद कुछ ऐसा था जो उसके मन की ज्वाला को शांत नहीं होने दे रहा था। उस दिन सुचिता को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अतः ऑफिस से छुट्टी ले ली। अमर के ऑफिस और आरुषि के स्कूल जाने के बाद वह पेपर लेकर बैठी थी कि एक समाचार पर उसकी नज़र ठहर गई। विद्या ठाकुर की मौत, पुलिस छानबीन में लगी है। इनसेट में फ़ोटो देखकर चौंक गई कि अरे, यह तो उसकी ननद संगीता की जेठानी की बेटी है। पिछले वर्ष ही इसका विवाह तय हुआ था, पर दहेज की मांग सुनकर इसने स्वयं ही उस लड़की के साथ विवाह करने से मना कर दिया था। उसके इस फैसले की समाज तथा मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी। अब वह सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग ले रही थी। ऐसी साहसी और दृढ़ निश्चयी लड़की के साथ ऐसा हादसा। सुचिता से आगे पढ़ा नहीं गया। उसने गाड़ी निकाली तथा संगीता के घर की ओर चल दी। वह पहुंची थी कि संगीता अपनी जेठानी सारिका के घर खाना लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर संगीता ने कहा, सुचिता, कल से किसी के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। कुछ लेकर जा रही हूँ, शायद कुछ खा ले। मुझे तो आज न्यूज़पेपर से पता चला, कम से कम खबर तो दे देती। उसने कह तो दिया, पर तुरंत ही अपने सवाल पर ये सोचकर संकुचित हो उठी कि ऐसे समय में उलाहना देना सही नहीं है। सुचिता, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ, चलो मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। संगीता के साथ वह सारिका के घर पहुँची। सारिका का बुरा हाल था, उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। बार बार यही कह रही थी कि मेरी फूल सी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उस दरिंदे ने उसे ऐसी मौत दी। समझ में नहीं आ रहा था कि सारिका को क्या कहकर सांत्वना दे। संगीता ने उन्हें खिलाने की कोशिश किया, पर उनके मुंह से निकला कि जिसकी बेटी का अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उसके मुंह में अन्न कैसे जा सकता है। सारिका का प्रलाप कठोर से कठोर मन को भी द्रवित कर रहा था। आखिर जवान इकलौती बेटी की दुर्दांत मृत्यु से किसका दिल नहीं उबलेगा, पर चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस दर्द को सहने के अतिरिक्त कोई चारा भी तो ना था। इसी बीच इंस्पेक्टर ने हॉल में प्रवेश किया। उसे देखते ही सारिका ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, अपराधी का पता चला? अभी तो नहीं, पर क्या विद्या से किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी बेटी तो बहुत ही मृदभाषी थी, उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, सारिका रुंधे गले से बोली। आप याद कीजिए अशोक साहब, बिना दुश्मनी के कोई किसी के साथ इतना बुरा कर्म कर उसे इतनी बेरहमी से
मौत के घाट नहीं उतारता। इंस्पेक्टर ने सारिका के पति से पूछा। मुझे तो याद नहीं है, सिवाय इसके कि उसने विवाह के लिए आकाश नाम के युवक से इसलिए मना कर दिया था कि वे दहेज मांग रहे थे। आप मुझे उसका पता दीजिए, उससे भी पूछताछ करके देखते हैं। वैसे हमने इस काम के लिए खोजी कुत्ते भी लगाए हैं, विद्या की कॉल्स भी खंगाल रहे हैं। उस समय एक नंबर से उसे कॉल आई थी, उस नंबर को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। खोजी कुत्ते ने जिस स्पॉट की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। उनकी फुटेज बाइक के पीछे चेहरा ढके किसी लड़की को बैठा तो दिख रही है, पर हेलमेट लगा होने के कारण ना तो आदमी को पहचान पा रहे हैं, ना ही चेहरा ढका होने के कारण लड़की को। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस रूट से वह बाइक गई है, उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद हमें ना बाइक का नंबर दिखा और ना ही उस लड़के का पता चल पा रहा है। पर आप चिंता ना करें, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अपराधी पकड़ा जरूर जाएगा। सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, सुचिता ने पूछा। जी कहिए। जैसे फिल्म में पुलिस सायरन बजाती आती है ताकि अपराधी को भागने का अवसर मिल जाए, ठीक वैसे ही जगह जगह लगे आपके सीसीटीवी कैमरे हैं। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ वहाँ आप कैमरे की नज़र में हैं। लिखी वार्निंग क्या अपराधी को उसकी कैद में आने देगी? आशा है मेरे इस सवाल पर आप और आपकी सरकार जरूर ध्यान देगी। आप कैमरे की नज़र में हैं कि बोर्ड जगह जगह मिल जाएंगे। कहीं कैमरे चल रहे होते हैं तो कहीं बंद पड़े होते हैं। ठीक वैसे ही जगह जगह उन्हें ठीक कराने की भी किसी को फुर्सत नहीं होती। चाहे हम कितने भी उपाय कर लें, अगर अपराधी को अपराध करना है तो उसका शातिर दिमाग कोई ना कोई उपाय खोज ही लेगा। काफ़ी दिनों से ही मन में उमड़ती घुमड़ती बात कह देने से जहाँ सुचिता के मन का बोझ कम हो गया था, वहीं उसकी बात सुनकर सन्नाटा भी छा गया। आरुषि के स्कूल से आने का समय हो गया था, अतः वह क्षमा मांगते हुए घर लौट आई। रोज घटती ये घटनाएं उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। 6 वर्षीय बच्ची हो या वयस्क लड़की, क्या लड़की सिर्फ देह भर ही है जिसे जब चाहा जैसे चाहा रोंदा और चलते बने? अगर किसी ने विरोध करने का प्रयास किया तो उसे रास्ते से हटाने में भी संकोच नहीं किया। आरुषि और विद्या दोनों ही केसों में अपराधी अनजान नहीं थे। अगर जान पहचान वाले ही धोखा करे तो एक स्त्री क्या करे? जीवन को चलना है सो वह तो चलता ही जाता है, चाहे आंधी आए या तूफान। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। कभी पुलिस की खोज विद्या के फेसबुक फ्रेंड की ओर घूमती तो कभी उसकी क्लास के लड़कों पर। सुचिता के मतानुसार आप कैमरे की नज़र में है कि वार्निंग साइन बोर्ड के कारण अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया था। 8 महीने बाद भी पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। सुचिता को लग रहा था कि अगर यही हाल रहा तो शायद एक दिन कोई क्लू न मिलने के कारण केस ही बंद ना हो जाए। उससे भी बुरा उसे ये सोचकर लग रहा था कि सारे सबूत पेश करने के बावजूद भी आरुषि के आरोपी को सज़ा नहीं मिल पाई है। तारीख पर तारीख लगती जा रही है। अगर न्याय में ऐसे ही देरी होती रही तो अपराधी को अपराध करने से शायद ही कोई रोक पाए। अमानुषों द्वारा दिल में लगाई गई इस आग में उस जैसे लोगों का तिल तिल जलना नियति बनती जा रही थी। सुचिता ने निश्चय कर लिया था कि उसे इस आग की लपटों से अपनी बेटी को बचाना है। वह आरुषि को जूडो कराटो की शिक्षा देने के साथ साथ उसकी उम्र के अनुसार शारीरिक संरचना में होते बदलाव व सेक्स एजुकेशन देने का भी भरपूर प्रयास करेगी ताकि दोबारा ऐसी अनहोनी उसके जीवन में न आए। वह इस हादसे को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगी। उसकी इस सोच ने उसके मन में छाए अंधेरे को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।